हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज के इस क्लास में 25 प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप सभी क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। और आप अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec-byfirst.com पर कर सकते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर पूछा गया है, आप डैश मेनू पर रिप्लेस कमांड को क्लिक कर रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। You can open the replace dialog box by clicking on the replace command on the dash menu। यानी किस मेनू पर replace कमांड पर क्लिक करके आप replace डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूछा है कि किस मेनू के अंदर replace कमांड होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडिट मेनू के अंदर होता है। रिप्लेस कमांड एडिट मेनू में आपको मिलता है, याद रखना है। एडिट मेनू के अंदर ही आपको कॉपी की कमांड मिलती है, आपको पेस्ट की कमांड मिलती है, आपको कट की कमांड मिलती है। ये सभी कमांड आपको कहाँ मिलती हैं? एडिट मेनू में ही मिलती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है URI का फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म पूछा गया है URI का, बताएं URI का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा। चलिए, URI का मतलब होता है, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। URI का मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। अगर आपसे URL की बात करें तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है। यानी प्रेजेंटेशन में अगर आप एक नई स्लाइड लेना चाहते हैं तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं? जो साथी अभी भी क्लास से जुड़े हैं आप सभी को गुड इवनिंग। आप सभी क्लास को भाई शेयर कर दीजिएगा, तो सभी बच्चे क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। देखिए, नई स्लाइड अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल M प्रेस करना पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, कंट्रोल M से आप न्यू स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, QR कोड का अर्थ यानी फुल फॉर्म क्या होता है। QR कोड का अर्थ समझाना है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, QR कोड से और भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे QR कोड आपका 2D होता है या 3D होता है, ऐसा कुछ पूछते हैं। तो QR कोड कैसा होता है? 2D होता है, ये ध्यान रखना है। QR कोड को डेवलप किसने किया? तो डेंसो वेब के द्वारा इसको डेवलप किया गया। कब किया गया? 1994 में किया गया। ठीक है, 1994 में डेंसो वेब के द्वारा इसे डेवलप किया गया। अब फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स होता है, ऑप्शन सी, क्विक रिस्पॉन्स QR का मतलब होता है। अगला देखो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के बारे में बताना है। ये होता क्या है? क्या पेज का साइज होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है, टेक्स्ट इफेक्ट होता है या पेज लेआउट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर, आप सभी जल्दी से जवाब करेंगे इसमें कौन सा सही जवाब है। देखिए, यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की अगर बात करें तो ये क्या होते हैं? पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आपसे पूछें, बाय डिफॉल्ट राइटर में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट कैल्क में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, और बाय डिफॉल्ट इम्प्रेस में पेज ओरिएंटेशन क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कॉपी पर, क्योंकि यहाँ से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो राइटर में अगर आपसे पूछें बाय डिफॉल्ट पेज का ओरिएंटेशन कैसा होता है, तो आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट होता है। कैसा होता है? पोर्ट्रेट होता है। ठीक है, अगर आपसे कैल्क में पूछें तो भी पोर्ट्रेट होता है। अगर आपसे इम्प्रेस में पूछें तो ये आपका लैंडस्केप मोड में होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको आपको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल है किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है? द इंस्टॉलमेंट दैट गेट्स डिपॉजिटेड इन इंश्योरेंस इज नोन एज। तो किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को आप किस नाम से जानते हैं? बहुत सिंपल है, ये प्रीमियम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रीमियम कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, प्रीमियम। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कीज हैं? यानी कंट्रोल की जो आपके कीबोर्ड में होता है, शिफ्ट की जो आपके कीबोर्ड में होता है, ये किस टाइप की की होती हैं? अल्टर की जो आपके कीबोर्ड में होता है, ये किस प्रकार की की होती हैं? एडजस्टमेंट होती हैं, मॉडिफायर होती हैं, फंक्शन या नन ऑफ दिच? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो की होती हैं मॉडिफायर होती हैं, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, ये मॉडिफायर की होती हैं। फंक्शन की अगर बात करते हैं तो आपको पता है फंक्शन की, क्योंकि ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल है, तो जो फंक्शन की होती हैं इनकी संख्या कितनी होती है? फंक्शन की संख्या 12 होती है, 12 होती है। अब देखिए F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन की आपकी होती हैं, कुल कितनी होती हैं? कुल आपकी 12 फंक्शन की होती हैं। अगला सवाल पूछा गया है डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर स्थित होता है? डॉक्यूमेंट में जो हेडर होते हैं, हेडर एंड फुटर का नाम सुना होगा, तो हेडर कहाँ पर होते हैं? ठीक है, प्रत्येक पेज के टॉप पर होते हैं, प्रत्येक पेज के बॉटम पर होते हैं, केवल फर्स्ट पेज पर होते हैं और केवल अंतिम पेज पर होते हैं। तो यहाँ पर ये होगा पेज आपका, ठीक है, चलिएगा। तो ये जो आपका हेडर होता है कहाँ पर होता है? प्रत्येक पेज के टॉप पर होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक पेज के टॉप पर हेडर होता है। और जो आपका फुटर होता है वो प्रत्येक पेज के बॉटम पर होता है। किसी प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है। यहाँ पर किसी ना होकर के किस होगा, ठीक है, क्या होगा? किस होगा। किस प्रकार का कंप्यूटर उपकरण आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति देता है? सेव कर सकते हैं आप आउटपुट डिवाइस में, स्टोरेज डिवाइस में, इनपुट डिवाइस में। यानी किस प्रकार के कंप्यूटर डिवाइस में, कंप्यूटर उपकरण में आपको डेटा, सूचना और प्रोग्राम सेव करने की अनुमति होती है? तो आप कहाँ पर सेव कर सकते हैं? स्टोरेज डिवाइस में कर सकते हैं, है ना। स्टोरेज डिवाइस के अंदर ही आप किसी प्रकार के डेटा को या प्रोग्राम को या किसी फाइल को सेव कर सकते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है पत्र, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है? यानी ऐसे सॉफ्टवेयर का नाम पूछा है जहां पर आप कोई पत्र लिख लें, कोई पेपर आप टाइप कर लें या कोई अन्य डॉक्यूमेंट आप बना लें। ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना है। क्या उसे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे? क्या उसे स्प्रेडशीट बोलेंगे? क्या उसे डेटाबेस बोलेंगे? क्या उसे वर्ड प्रोसेसर बोलेंगे? तो आप सभी समझदार बच्चे हैं, जल्दी से जवाब भेजेंगे इसमें कौन सा सही आंसर है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसे आप वर्ड प्रोसेसर का नाम देंगे। वर्ड प्रोसेसर, जिसमें हो सकता है आप राइटर पे काम करें, राइटर भी वर्ड प्रोसेसर है, और MS वर्ड भी आपका वर्ड प्रोसेसर है। तो वर्ड प्रोसेसर अलग अलग हो सकते हैं बट सबका काम सेम होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है स्टार्ट आइकन डेस्कटॉप पर डैश पर रखा गया है। जो स्टार्ट आइकन होता है या स्टार्ट मेनू होता है ये कहाँ पर होता है? ठीक है, डेस्कटॉप में कहाँ पर होता है ये पूछा है। टूल बार पर होता है, टास्क बार पर होता है, स्क्रॉल बार पर होता है या मेनू बार पर होता है? आपका जो डेस्कटॉप होता है, ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप है और यहाँ पर सबसे बॉटम पर जो बार होती है, इस पट्टी का नाम बताओ जरा, क्या होता है? इस पट्टी का नाम होता है टास्क बार। और इसी टास्क बार पर यहाँ पर क्या होता है? स्टार्ट बटन होता है। इसे क्या कहते हैं? स्टार्ट बटन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ? टास्क बार पर हुआ। ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी टास्क बार पर यहाँ पर डेट एंड टाइम दिया रहता है। कंप्यूटर में डेट एंड टाइम आपका इसी टास्क बार पर होता है। एक सवाल और आता है कि टास्क बार को आप हटा सकते हैं, क्या इसको आप टॉप में रख सकते हैं? क्या इसको आप लेफ्ट या राइट रख सकते हैं? तो यस, इसको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट रख सकते हैं, बट इसे कहाँ नहीं रख सकते हैं? तो इसे सेंटर पर नहीं रख सकते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अगला सवाल है शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन के वर्तमान स्लाइड को स्लाइड शो कराने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। वर्तमान स्लाइड को अगर आप स्लाइड शो करना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट की कौन सा दबाएंगे? जब आप प्रेजेंटेशन में कोई स्लाइड बनाते हैं तो स्लाइड पेन में बहुत सारी स्लाइड आपको ऐसे नज़र आती हैं, यानी जितनी स्लाइड आप बनाते जाएंगे वो स्लाइड पेन में आपको दिखती चली जाएंगी। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, और फिर यहाँ पर साइड में आपको एक स्क्रीन दिखाई देती है जहाँ पर पूरा स्लाइड आपको दिखाई देता है, जहाँ पर आप कंटेंट टाइप करते हैं। यहाँ पे प्लेस होल्डर होते हैं और आप यहाँ पर आप स्लाइड तैयार करते हैं। मान लिया स्लाइड नंबर 2 पर आपने क्लिक किया और स्लाइड नंबर 2 आपके सामने थी, और अब हम ये चाहते हैं कि हम स्लाइड नंबर 2 से ही शो करना शुरू कर दें, 1 पर हम ना जाएं। तब क्या करेंगे? तब आप शिफ्ट के साथ में F5 को प्रेस कर देंगे। शिफ्ट F5 से ये होगा कि जिस स्लाइड पर आप थे, जैसे स्लाइड नंबर 2 पर आप थे, तो वहीं से स्लाइड हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए। वैसे अगर स्लाइड शो करना हो तो F5 दबा सकते हैं केवल। F5 से मान लिया आप तीसरे स्लाइड पे थे, दूसरे पे थे, चौथे पे थे, शुरू आपकी पहले से ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी की स्पेलिंग चेक के लिए प्रयोग होती है? किस की का इस्तेमाल स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है? किस की का इस्तेमाल स्पेलिंग चेक करने के लिए किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, F7। F7 की का इस्तेमाल स्पेलिंग चेक के लिए होता है। अब आपसे अगर पूछ लें कि कौन सा मेनू होता है, जरा मेनू के बारे में बता दो, तो किस मेनू के अंदर स्पेलिंग कमांड होती है? टूल्स मेनू के अंदर। आंसर होगा टूल्स मेनू के अंदर आपको क्या मिलता है? स्पेलिंग की कमांड मिलती है, स्पेल चेक करने की कमांड मिलती है, जिसके शॉर्टकट की होती है F7। ये कमांड कहाँ मिलेगी? टूल्स मेनू के अंदर आपको मिलेगी। अगला सवाल है अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है? अनाधिकृत पहुंच किस प्रकार की नेटवर्क समस्या है, ये आपको बताना है। क्या ये विश्वसनीयता की समस्या है, दक्षता, सुरक्षा, इनमें से कोई नहीं? देखिए, अनऑथराइज्ड अगर एक्सेस होता है तो ये समस्या है सुरक्षा की। किसकी है? सुरक्षा, यानी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज्यादा लोकप्रिय है? कौन सा नेटवर्क माध्यम आउटडोर नेटवर्किंग के लिए ज्यादा लोकप्रिय है? बताइए, ज्यादा पॉपुलर है। तो आउटडोर नेटवर्किंग के लिए कौन सा नेटवर्क माध्यम ज्यादा लोकप्रिय है? इसका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायरलेस। कौन सा है? वायरलेस है। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। एक मर्ज हुए सेल को तोड़ने के लिए सेल का चयन करके डैश बटन पर क्लिक करें। यानी जो आपकी बहुत सारी सेल होती हैं, जैसे कॉलम एंड रोज यहाँ पर हो गए। अब ये बहुत सारे, जैसे मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ, ABCD करके कॉलम का नाम दे दिया हमने। यहाँ पे रो नंबर डाल देते हैं। चलो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 ऐसे रो नंबर भी डाल देते हैं। 3 हो गया। तो हमने क्या किया, जैसे सेल ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, इन सभी को हमने सेलेक्ट कर लिया और इनको क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। ऐसे करके देखो, ये सब एक में मिला दिया। अब इनको हम क्या करना चाहते हैं? अलग अलग करना चाहते हैं। फिर से इनको हम स्प्लिट करना चाहते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सब तो एक में मिला दिया था, आपने मर्ज कर दिया था। अब हम अलग करना चाह रहे हैं, तो किस पर क्लिक करना पड़ेगा? तो याद रखना है डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, मर्ज एंड सेंटर। देखिए, जब आप दो से या दो से ज़्यादा सेल को आपस में सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो इससे होता क्या है? सेल आपकी मर्ज हो जाती है, यानी आपस में मिल जाती है। आपस में मिल जाती है, मर्ज हो गई। और सेंटर का मतलब होगा कि जब आप कुछ यहाँ लिखेंगे तो वो बीच में लिखेगा, सेंटर में लिखेगा। और अगर अब हमें इसे फिर से अलग अलग करना है, स्प्लिट करना है, तो हमें मर्ज एंड सेंटर पर ही क्लिक करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो फिर से हमारा ये सेल अलग अलग हो जाएगा। तो मर्ज एंड सेंटर पर ही क्लिक करना पड़ेगा, चाहे इसको मर्ज करें या स्प्लिट करें। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। डैश में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। बताओ, किसमें चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है?
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्रोग्राम, है ना। प्रोग्राम में चरण दर चरण क्या होते हैं, निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर को कार्य पूरा करने के लिए कहता है। अगला सवाल, एक पंक्ति और स्तंभ के चौराहे को, पंक्ति और स्तंभ की बात हुई, यानी यहाँ पर रोज एंड कॉलम की बात हुई, रोज एंड कॉलम की बात हुई, ठीक है। डैश कहा जाता है, एक पंक्ति यानी एक रो और कॉलम के चौराहे को क्या कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कॉलम एंड रोज है, अब इसका जो कॉम्बिनेशन बना इस एरिया को आप क्या बोलेंगे, तो इस एरिया को आप सेल के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, सेल होता है। तो रोज एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम इस बॉक्स को सेल का नाम देते हैं, ये आपका सेल होता है। एक डैश आमतौर पर टैबलेट, पीसीज और पीडीएज के साथ उपयोग की जाने वाली पेन की तरह डिवाइस है, उसका नाम क्या है। पेन की तरह डिवाइस है, उसका नाम आपको बताना है। आमतौर पर टैबलेट, पीसीज में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बोला जाता है स्टाइलस। क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा स्टाइलस। यदि कोई नया डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्कैनर किसी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, तो डिवाइस का उपयोग करने से पहले उसके डैश को संस्थापित होना चाहिए। इफ अ न्यू डिवाइस सच एज अ प्रिंटर और स्कैनर इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, द डिवाइस मस्ट बी डैश इंस्टॉल्ड बिफोर इट कैन बी यूज्ड। तो उसमें क्या इंस्टॉल करना चाहिए उसके इस्तेमाल करने से पहले, उसका ड्राइवर प्रोग्राम। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्राइवर इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे आपके पास एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है, और आप अभी मार्केट से एक नया प्रिंटर लेकर आए हैं। क्या, एक मार्केट से नया प्रिंटर आप लेकर आए हैं और इस प्रिंटर को आप अपने कंप्यूटर में जोड़ना चाह रहे हैं, इसको आप अपने कंप्यूटर पीसी में जोड़ना चाह रहे हैं। तो ये कब जोड़ेगा, जब इस जो आपने अभी प्रिंटर लिया है, इस प्रिंटर के साथ में एक ड्राइवर प्रोग्राम भी मिला होगा, एक आपको सीडी मिला होगा। इस सीडी के अंदर क्या होगा, इस सीडी के अंदर ड्राइवर प्रोग्राम होगा। तो इस सीडी को आप अपने कंप्यूटर में लगा करके इंस्टॉल करेंगे, और जब आपका ड्राइवर प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाएगा कंप्यूटर में, तब आप इस प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर प्रोग्राम हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बारकोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है, डैश बारकोड रीडर द्वारा उत्सर्जित होता है, यानी बारकोड रीडर जो होता है उसके द्वारा क्या उत्सर्जित होता है, बताएं क्या उत्सर्जित होता है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बारकोड रीडर द्वारा क्या उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा लाइट, ऑप्शन बी, लाइट होता है। और कौन सी लाइट होता है, यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ पर अगर बात करते हैं बारकोड रीडर में, जब आप स्कैन करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो ये लेजर लाइट निकलती है। लेजर तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर होता है, लेजर। अब कई बार आपसे लेजर का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो लेजर का मतलब होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये लेजर जो किरणें होती हैं, इनके द्वारा ही बारकोड स्कैन किया जाता है, ठीक है। ये बारकोड रीडर के द्वारा लेजर लाइट निकलती है जिसके द्वारा हम स्कैन करते हैं। लेजर का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, निम्न में से क्या एनटीपी का फुल फॉर्म होता है। एनटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो ईमानदारी से सभी को क्लास को लाइक कर देना है, क्लास को शेयर कर देना है, और अगर क्लास समझ में आ रही है तो आप सभी को थंब अप करना है, बता देना है कि हाँ सर क्लास समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए तो इसका जवाब करेंगे, क्या होगा यहाँ पर, कौन सा सही आंसर है। 22 आपके सामने है। देखो यहाँ पर हो जाएगा नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल हो जाएगा एनटीपी का फुल फॉर्म, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम डैश सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, बताइए किस सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। यदि प्रोग्राम ठीक से नहीं चल रहा है तो हमें निम्न में से क्या करना होगा। यदि प्रोग्राम सही से नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना होगा।
बताइए। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर प्रोग्राम सही से नहीं चल रहा है तो हमें उसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करना चाहिए। अनइंस्टॉल द प्रोग्राम एंड री इंस्टॉल इट, ठीक है, उसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए और दोबारा से इंस्टॉल करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है, इसको नोट डाउन करके रखना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बैकअप इंफॉर्मेशन फाइल को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है? तो फाइल फॉर्मेट के बारे में आपको बताना है, क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा सी, WVCAT, ठीक है, .WVCAT, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी हो जाएगा .WVCAT। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो। इसको लाइक कर देना सभी बच्चे, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि और भी बच्चे जिनका भी एग्ज़ाम मई में होने वाला है या फिर जून में होने वाला है वो सभी बच्चे इस क्लास को देख पाएँ। और आप सभी के लिए CCC वाईफाई स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर मई एग्ज़ाम के लिए और जून एग्ज़ाम के लिए लाइव बैच चलते हैं। मई एग्ज़ाम के लिए बैच 7 PM पर शाम को होता है और जून एग्ज़ाम के लिए अभी बैच स्टार्ट किया है, अभी 2 क्लास वहाँ पर कराए हैं। सुबह 7 बजे क्लास होती है, सुबह यानी मॉर्निंग में 7 बजे क्लास होती है, तो आप सभी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच वैसे तो 599 का है, बट आप सभी इस बैच को ओनली 349 रुपये में इनरोल कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर CCC वाईफाई स्टडी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं और पैड बैच में जाकर आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में CCC का कंप्लीट क्रैश कोर्स आपको कराया जाएगा, साथ में लिब्रे ऑफिस की थ्योरी और भी बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट।